कृपया करके आप लोग शांति बैठ। आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत दिनों के बाद ज्योग्राफी का जो पहला किताब है, जिसमें हम मरेंगे एक झापड़, जिसमें हम लोग विश्व की जानकारी लेनी है, विश्व भूगोल को पढ़ना है, उसका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि संगठन, जो भी कहो। इसमें आप लोगों को फायदा ये है कि हूबहू यही चैप्टर आप लोग भारत के बारे में पढ़ चुके हैं, उसी से मिला जुला यहाँ पे आएगा। बस उसमें हम लोग भारत और उसके राज्यों को पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम महादेश और उसके देशों को पढ़ेंगे। इतने के अंतर रहेगा, कहानी लगभग उसी के जैसा चलेगा। तो जो वो चैप्टर समझे हैं उसके लिए आसान है, और जो नहीं समझे हैं उसके लिए दोबारा से समझने का मौका है। ठीक, तो शुरू करते हैं हम क्लास को। सबसे पहले जनसंख्या। तो जनसंख्या के बारे में हम बताए थे आप लोगों को कि किसी निश्चित क्षेत्र में, थोड़ा सा पूछ रहे हैं, किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। ठीक, ये क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं। अब जनसंख्या का होता है जी, किसी भी देश का सबसे इंपॉर्टेंट धन है, संपदा है या संसाधन है। देश के अंदर जितना भी क्रियाकलाप होता है वो करने वाला भी जनसंख्या, और जिसके लिए होता है वो भी जनसंख्या। तो दोनों वही है। जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, जो भी क्रियाकलाप हो रहा है तुमको, सब किसके लिए? जनसंख्या के लिए। तो ये सबसे प्रमुख संपदा है भूगोल के भाषा में बात करें तब। ठीक, 21वीं सदी में, यानी जब 1999 था, उस टाइम पर, क्योंकि एक बार ये सवाल पूछ लिया है, उस टाइम पर पूरे विश्व की जनसंख्या, पिछले वाले क्लास में हम लोग भारत की जनसंख्या पढ़े थे, यहाँ पे विश्व के, तो याद रखिएगा कितना था? 6 अरब। और अभी वर्तमान में बात करें तो ये जनसंख्या पहुंच गया है 8.3 अरब के पास। समझ गए? तो मोटा मोटी कितना? 8 अरब जनसंख्या है अभी पूरे विश्व का, और ये अच्छा चीज नहीं है। उसमें भी कई सारा सवाल है, वही रीजनिंग का टाइप पढ़ाएगा ना तो कंफ्यूज होएगी, हमको शांति से समझाना पड़ेगा। ना समझ में आएगा सीधे बोली है कि ना आ रहा है, कुछ उपाय हम ढूंढेंगे, 2-4 तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको मैं समझाऊं। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? जनसंख्या किसे कहते हैं? क्लियर? विश्व की जनसंख्या शुरुआत में कितना था? 2000 ईस्वी के टाइम पर 6 अरब। अभी कितना हो गया है? 8 अरब। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब आगे आइए, ये बताइए, जब हम पिछला चैप्टर पढ़ाए थे उसमें क्या बताए थे कि पूरे देश में जनसंख्या का हर जगह एक समान है। आप यहाँ बैठे हुए भी हैं बेंच पे, तो बताइए तो क्या हर बेंच पर जनसंख्या एक समान है? एक समान नहीं है। ठीक, वैसे ही किसी भी क्षेत्र में, देश में, या विश्व के किसी भी देश महादेश में जनसंख्या एक समान नहीं होता है, उसमें अंतर होगा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। उसके कुछ कारण हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग कोई पर 3 गो है, कोई पर 2 गो है, कोई पर 4 गो है, तो उसका वजह है, कोई ना कोई वजह है जिसके वजह से आप बैठे हैं। या तो आपकी दोस्त वहाँ बैठी हुई है तो दोस्ती निभाना है, या आपको वहाँ से बेहतर समझ में आता है, या पीछे बैठ के नौटंकी करना है। कोई एक कारण है जिसके वजह से आप 1 पर 5 बैठने के लिए भी तैयार हैं। आप कोई 1 पर 2 गो है, कोई 1 गो है। ठीक, तो उसी प्रकार से जनसंख्या कहीं पे घना या कम हो तो उसका कारण है। जहाँ पे जीवन यापन सरल होगा वहाँ पे जनसंख्या ज्यादा रहेगा, जहाँ पे दुर्लभ होगा वहाँ पे जनसंख्या कम होगा। उसके भी कारण है, एक एक करके हम लोग आज उसको देखेंगे। समझ गई? कहा गया है कि ये मान लो ये पूरा विश्व है, जमीनी भाग वाला, खाली भूभाग देख रहे हैं, तो ये इलाका हमारा है, ये है, ये पूरा इलाका कौन सी है? भूमि है। अगर मान लो पूरे भूमि की टोटल क्षेत्रफल अगर हम बात करें, इसका क्षेत्रफल
तो मान लो 100 किलोमीटर है, तो इस 100 किलोमीटर का 33 किलोमीटर किसके पास है? नहीं मैया, हम अभी महादेश की बात कर रहे हैं। यहाँ देखो 30 से 33% भाग है अकेले किसके पास? एशिया के पास। समझी? ये चीज क्लियर हुआ? अगर पूरा इसका किलोमीटर कितना है 100, तो 100 में से 33 किलोमीटर कहाँ है? एशिया में। ठीक, और एकरे में है 60% जनसंख्या। यहीं पे होगा तुम लोग के कंफ्यूजन। ये हमारा एशिया महादेश, इसमें 8 महादेश। तब मान लो ये हो गया, हमको एशिया मान लेते हैं। ठीक, यूरोप मान लो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से मान लो छोटा सा अंटार्कटिका, इसे समझ लो। ठीक, हम शॉर्ट में लिख दें यूरोप है, ये तुमको अमेरिका है, कौन वाला? मान लो ऊपरी उत्तर न है, नॉर्थ रख लो, ये नॉर्थ है। ठीक, ये है तुमको साउथ अमेरिका, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये हो गया तुमको अंटार्कटिका। ऐसे करके ही बांटा हुआ है। टोटल इसकी क्षेत्रफल कितना है? 100 किलोमीटर। इस 100 किलोमीटर में से इसको कितना मिला है? 33 किलोमीटर। अब समझो, यहाँ पे फंसेगा ना 100 रखें कि 1000 रखें? जोन कहूँ रख देंगे, डेटा अगला, क्योंकि 100 में कंफ्यूज हो जाएगा, तो हम 1000 रखेंगे। मान लो पूरे विश्व में 1000 लोग हैं। ठीक, इस 1000 में से 600 खाली यहाँ रहता है, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? एशिया में 600 लोग। जमीन कितना मिला है? 33%। और जनसंख्या कितना है? यानी जमीन कम और जनसंख्या ज्यादा। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जमीन ज्यादा है लेकिन जनसंख्या कम है। इसमें कोई दिक्कत समझने में? तो आ जाइए आगे, एकदम बताते जाइएगा, बढ़िया समझना है। तो देखो, कम भूमि है, जनसंख्या ज्यादा है। वही बात करो इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में, तो यहाँ का क्षेत्रफल लगभग 100 में, खने गया जी, 100 में ये दोनों के ले लो तो पूरा मिला के करता है लगभग मान लो 25%, यानी 25 किलोमीटर। आई 25 किलोमीटर में रहा है कितना? मात्र 15 लोग, यानी 150। 1000 लेना तो 150 मान लो। 33 किलोमीटर में 600, आप 25 किलोमीटर में 150। एक से कितना जमीन कम है? बहुत बहुत कम है। अगर देखो तो ये 25 है, ये 33 है, तो कितना के अंतर है? 8 के। और जनसंख्या के देखो कितना अंतर है। तो यहाँ कम क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ ज्यादा क्षेत्र में भी जनसंख्या कम है। ठीक, ये कथन भी है किसी व्यक्ति का, आगे अभी हम उस पर आएंगे, अभी एक एक करके समझो। उसके बाद देखो, जो तुमको हम अफ्रीका बताएं, अफ्रीका महादेश, तो ये है तुम्हारा, नीचे बनाए थे किधर जी? अफ्रीका का नहीं बनाए? अफ्रीका नहीं बनाए? अच्छा ठीक, मान लो एकरे में हम कहीं अफ्रीका तुमको बना देता हूँ, इसी को काट देता हूँ, इन्हें बना देता हूँ मैं तुमको ऑस्ट्रेलिया, यहाँ बना दूंगा अफ्रीका। अफ्रीका भी कितना है? 25 किलोमीटर, लेकिन यहाँ आदमी कितना रहता है? 100 गो। हम 1000 पर न चल रहे हैं, तो 100 रखो। ठीक, यहाँ पे 100 आदमी, जबकि एक ही चौथाई हिस्सा ले ले है, आधा के आधा हिस्सा एकरा भी है पृथ्वी के भूमि वाला, इसके पास आधा के आधा है, लेकिन 150 आदमी, यहाँ 100 है, एक आधा से तनी सुन ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या देखो कितना है। समझ गई? क्लियर हो रहा है ना? कौन तभी बोला था कि ना समझ में आवा है, तब बोली जी है। ठीक, उसके बाद देखो, अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भाग, कनाडा का उत्तरी भाग, अमेजन क्षेत्र और अफ्रीका का सहारा क्षेत्र ऐसा इलाका है जहाँ पे जनसंख्या 9 के बराबर है। जैसे हमने के राजस्थान में चले जाओ, मरुस्थल इलाका में जनसंख्या 9 के बराबर है। वह हमनी के तरफ आ जाओ, बिहार में, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में जनसंख्या भर भर के है। कारण है, उसके कारण को भी हम आगे देखेंगे। तो ये अमेरिका के जो उत्तर दक्षिण पश्चिम लेगा, तो ये हो गया तुमको उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरा पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम के इलाका में जाना है।
तो ये वाला इलाका जो है ना, इधर जनसंख्या कम है। ठीक, बाकी कनाडा में भी कम है। अफ्रीका में सहारा पूरा मरुस्थल क्षेत्र है, तो मरुस्थल इलाका में गर्मी ज़्यादा पड़ता है, खाने पीने की चीज़ें की कमी रहती है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या कम है। अमेजन क्षेत्र वाला पूरा जंगल से भरा पड़ा है, हमेशा बारिश होते रहती है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या कम है। समझ गई? जनसंख्या कम क्यों, ये समझ में आया? उसके कारण है, ऐसे ही नहीं होता है। अब बारिश हो रही है तो हमेशा ऐसी बीमारी वगैरह ये सारी चीज़ें फैलते रहती है, बारिश से भिन भिन जैसा लगते रहता है, तो इस वजह से वहाँ पे जनसंख्या कम है। वही बात करो हमने पश्चिमी यूरोप के, जो यूरोप महादेश है, तो यूरोप महादेश के पश्चिम में, यानी कि ये हमारा यूरोप महादेश है, तो इधर वाले इलाका में। उसके बाद बात कर लो हमने भारत में, उसके बाद बात कर लो इधर चीन में। ये सब वो इलाका है जहाँ पे जनसंख्या भर भर के ठसमा ठस है। उसके बाद उत्तरी पूर्वी अमेरिका में भी, अगर इधर उत्तर पूर्व में जाएं इस इलाके में, तो इधर भी जनसंख्या का है बहुत ज्यादा है। उत्तर पूर्व, इधर भी जनसंख्या ज्यादा है, इधर जनसंख्या कम है, इधर जनसंख्या ज्यादा है। हम लोग के ये वाला इलाका में जनसंख्या ज्यादा है। उसके बाद देखिए नील नदी घाटी जो है उसके क्षेत्र में जावा एक जगह है, वहाँ इंडोनेशिया, जापान, ये सब वो इलाके हैं जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है। तो जो हम तुमको बता रहे थे कि जनसंख्या कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होता है, तो यहाँ दिख रहा है कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। ये ज़्यादा कम क्यों है आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके कारण। और इसी के बारे में देखो कहा गया है कि विश्व के 90% आबादी 10% भूभाग पर रहता है और 10% आबादी 90% पर। ये कहानी समझ में आया? एगो रीजनिंग जैसा है, इसको ऐसे समझो। ये हमनी के विश्व है, ठीक। ये विश्व का एक छोटा हिस्सा 10%, कितना है? पूरे हिस्सा का 10%। मान लो 100 लोग हैं, 100 लोग में से 90 लोग यहाँ रहता है, समझी? इधर 90% हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे कई आदमी रहता है? 10 लोग। ये हालात हैं, ये है असमान वितरण, कि कहीं पे भूमि कम है लेकिन संख्या ज्यादा है, कहीं पे भूमि ज्यादा है लेकिन संख्या बहुत कम है। इधर जनसंख्या घनत्व एकदम ऐसे 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 भर भर के रहेगा। यहाँ 10 को ना बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने लोग रहेगा। इन्ने गिंजिर बिजिर 90 को ऐसे ऐसे तू करे जाओ, गिंज के रहेगा एकदम। समझ गई? तो देश के पूरे भूभाग पे बात करें विश्व में, तो 90% भूभाग पर 10% लोग रहते हैं और 10% भूभाग पर 90% लोग रहते हैं। ये दोनों कहानी समझ में आया? ठीक, आगे आइए। इसी के बारे में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉर्ज बी क्रेसी। ये कथन याद रखना कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक, कि हमने के एशिया है, ठीक। और उन्हें से ले लो एशिया, तनी ये पूरा एशिया है, हमको काटना का है, एशिया के लिए हुए हैं, ये पूरा एशिया है। सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन में, उसके बाद भारत में, आज सबसे ज्यादा भारत में, उसके बाद चीन में। तो हम कह सकते हैं कि पूरे एशिया, जो कलर दिख रहा है ये एशिया है, ऊपर तक अधिक ये है, ये पूरा काची है, ये जो कलर दिख रहा है ना तुमको, ये पूरा एशिया महादेश है, समझी? इस पूरे एशिया देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या तुमको इस क्षेत्र में मिलेगा, भर भर के, चीन और भारत में। इधर सबसे बड़ा देश कौन है? रूस, लेकिन जनसंख्या बहुत कम मिलेगा। बाकी के जगहों पर जनसंख्या कम मिलेगा, लेकिन ये दो क्षेत्र में जनसंख्या पूरा भर के मिलेगा। इसीलिए वो कहे हैं कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर, ये जो अधिक स्थान है यहाँ पे लोग कम रहते हैं, और जहाँ पे कम स्थान है वहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं। तो ये कथन को आप लोगों को याद कर लेना है। मैं यहाँ देखो, इधर बहुत टफ क्वेश्चन थी हाई, समझ में ना बताओ, समझ गया तो इजी है, समझ गई? अब यहाँ से हो गया तुमको ऑब्जेक्टिव के लिए याद करना, और तुम्हारा पास जो बुक है तुम्हारी पास, उसमें ये सब नहीं है तो हम लिखवाएंगे, ठीक। पूछेगा कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो हमने के एशिया में, एशिया में चीन और भारत में सबसे ज्यादा है। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है?
ऑस्ट्रेलिया। इसे अंटार्कटिका के भी नाम आता है, नीचे है अंटार्कटिका महादेश यहाँ, लेकिन अंटार्कटिका पूरा बर्फीला क्षेत्र है तो वहाँ पे तो लोग रहबे नहीं करता है। रहने वाले में देखो तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है। समझ गए? सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश, सबसे कम वाला, बस ठीक। सबसे अधिक जनसंख्या वाला विश्व में देश कौन है? तो आज के टाइम पर भारत है। पिछला डेटा में चीन था लेकिन अभी हम लोग आगे निकल गए हैं, तो भारत है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जो देश वो माना जाता है वेटिकन सिटी, इटली में है वेटिकन सिटी, तो वहां पे सबसे कम जनसंख्या माना जाता है। क्लियर? ये दो चीज ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। अब है विश्व के जनसंख्या को फिर इधर जनसंख्या घनत्व से समझना। जनसंख्या घनत्व के बारे में हम आप लोगों को समझा दिए थे, ठीक, कि 1 किलोमीटर में जितना लोग रहता है उसी को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और समझाए थे कि देखो इस पर 3 गो है और ऊपर 2 गो है, तो बेंच दोनों बराबर है, तो इस पे जनसंख्या घनत्व ज्यादा है और उस पे कम है। घनत्व का मतलब घना। तो ये हम तुमको बताए हुए हैं। अगर किसी क्षेत्र का तुमको जनसंख्या घनत्व निकालना हो तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है। आप इस फार्मूले से किसी भी जगह का जनसंख्या घनत्व निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करिए, आप वहां के लोगों की जनगणना कर लीजिए, टोटल कै लोग हैं, और फिर उस भूभाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उस क्षेत्रफल से उस जनसंख्या में भाग कर दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या है 10,000, ठीक, और उस जगह का क्षेत्रफल है तुमको 1000 वर्ग किलोमीटर। तो जनसंख्या घनत्व निकालना है, तो यहां से आप काट दीजिए। तो 1 किलोमीटर में कितना आदमी रहेगा जी? 100 आदमी। 1 किलोमीटर में 100 आदमी। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह 1 किलोमीटर में 100 रहेगा, कहीं 150 भी होगा, कहीं 50 भी होगा, कहीं 145 भी होगा, कहीं 95 भी होगा, लेकिन औसत हम निकालेंगे तो हर जगह कितना कितना बैठेगा? 100। जैसे हम यहाँ पे अभी ऐसे समझो, 3 2 5 2 7 3 10, ठीक, 10 लोगों को हम रखते हैं। अब बेंच दे देते हैं हम तुम लोगों को 4 गो, ठीक है। अब 4 गो नहीं, तब 12 आदमी रखो। 12 आदमी मानो, तब बढ़िया समझ में आएगा। एक और इसमें जोड़ लो, एगो अभवा के जोड़ ले, ठीक। क्लास में तूने 12 गो बच्चा है। अब बेंच कितना मिला है? 4 गो। हर बेंच पर कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 4 गो बैठे ही, सब पर 3-3 गो बैठेगा। लेकिन क्या आप लोग प्रत्येक दिन हर बेंच पर 3-3 गो बैठते हैं? अगर 4 बेंच आपको मिले तो आप बराबर बराबर सब पर 3-3 व्यक्ति बैठ सकते हैं चारों बेंच पर। लेकिन करते हैं कि कोई पर 4 गो हो जाते हैं, कोई पर 2 गो, कोई पर 1 गो, कोई को 5 गो हो जाए। तो वही होता है जनसंख्या घनत्व। हम औसत निकालते हैं कि हम चाहें तो हर 1 किलोमीटर में 100 आदमी को रख सकते हैं, लेकिन हर जगह 100 आदमी रहेगा ये निश्चित नहीं है। जैसे यहाँ पे हो गया कि हर बेंच पर 3 व्यक्ति हो सकता है 12 बच्चों में 4 बेंच पर, लेकिन सब बेंच पर 3-3 गो रहेगा, ये पॉसिबल संभव नहीं है। कोई पर 5 गो हो सकता है, कोई पर 2 गो हो सकता है। क्लियर? क्लियर हो लो? मुंह बिचका भी थे। आगे देखो। अब देखिए, उसके बाद आपको जीके याद करने के लिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश महादेश, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? एशिया में। तो जनसंख्या घनत्व भी कहाँ रहेगा? एशिया में, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र कम है, लोग ज्यादा हैं। और सबसे कम जनसंख्या था ऑस्ट्रेलिया में, तो जनसंख्या घनत्व भी कम कहाँ रहेगा? ऑस्ट्रेलिया में। अब पूछ दे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, तो भारत नहीं है, बांग्लादेश है, ठीक। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश बांग्लादेश है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश मंगोलिया है। ये 2 आपको याद करना है। समझ गए? अब यहाँ पे ये जनसंख्या जो हर जगह एक समान नहीं है, उसके कुछ कारण हैं, ठीक। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं और उसको हम बांटते हैं 2 भाग में। एक है प्रतिकर्ष कारक और एक है अपकर्ष कारक। अभी दोनों को पहले समझो। प्रतिकर्ष कारक वो होता है जिसके वजह से जनसंख्या वहां से भाग जाता है। जैसे मान लो अभी यहाँ पर गुंडागर्दी होने लगे, बम गिरने लगे, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था न रहे, रोज मारपीट हो, गाली गलौज हो, धार्मिक लड़ाई हो, क्या हम लोग यहाँ रहना चाहेंगे?
तो वो है प्रतिकर्ष कारक, उसके वजह से हम यहाँ से भाग जाएंगे। और एक होता है अपकर्ष कारक, जो जनसंख्या की अपनी ओर खींचता है। जैसे मान लो यहाँ पे फैक्ट्री लग जाएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग आना चाहेंगे, ठीक। या सरकार और कई सारी चीजों को यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह ये सब खोल देवे तो सुविधाएं मिल जाएगी, तो लोग यहाँ पे आने लगेंगे। तो जो जनसंख्या को अपनी ओर खींचे उसे कहते हैं अपकर्ष कारक, और जिसके वजह से जनसंख्या उस जगह को छोड़ के भागने लगे उसे कहते हैं प्रतिकर्ष कारक। दोनों में अंतर समझ में आया? समझ में आया भैया? जिसके वजह से, जैसे तू बाला ठाकुर में रहती है, अगर बाला ठाकुर में कोई लोग आ रहा है और वहां घर बना बना के रह रहा है तो कुछ कारण होगा, तो वो कहलाता है अपकर्ष। अब बाला ठाकुर के लोग बाला ठाकुर छोड़ के भागे लगे तो उसका भी कुछ कारण होगा, तो उसको हम कहते हैं प्रतिकर्ष। जैसे देखो, प्रतिकर्ष में वे कारक जो लोगों को अपने मूल स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। जैसे कि मान लो बेरोजगारी आ जाए तो तुम वहां पे रहोगे, रोजगार के तलाश में कहीं और चले जाओगे, अपना जगह छोड़ दोगे। जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाए, घिचिर बिचिर, तो वहां से भी लोग हटने लगता है। शहर छोड़ के लोग देखो भाग रहा है गांव की तरफ, जनसंख्या घनत्व बढ़ने से। या मान लो सुरक्षा रहे, रोज लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद चोरी डकैती हुए, तो क्या तुम उस जगह पे रहना चाहोगे? तो ये सब क्या है? प्रतिकर्ष कारक। इसके वजह से लोग अपने मूल स्थान को छोड़ के भी भागने लगते हैं दूसरे जगह। और ये में आ जाएगा अपकर्ष में वे कारक जो लोगों को नए स्थान की ओर आकर्षित करते हैं। जैसे जहां पे तुमको रोजगार मिलेगा तो तू वहां पे जाना चाहेगा, तुमको सुरक्षा मिलेगा तो जाना चाहेगा, शहरीकरण होगा तो वहां पे नए नए रोजगार के अवसर होते हैं, सुविधाएं मिलते हैं, तो वहां पे तू जाना चाहेगा। लेकिन जब इस शहर में जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो प्रतिकर्ष कारक बन जाएगा, तू यहाँ से भागने लगेगा। समझ गई? तो इसमें ऑब्जेक्टिव में तुमको ये पूछ देगा कि इनमें से कौन प्रतिकर्ष कारक है, तो तुम चारों ऑप्शन को पढ़ना, सोचना कि इसमें से किसके वजह से हम घर छोड़ के मतलब अपने जगह से भाग सकते हैं। तो भागे तो वो प्रतिकर्ष, और रुक गए तो अपकर्ष। रुके भी नहीं है, वहां जाने का मन कर रहा है तो वो क्या चीज है? अपकर्ष है। समझ गई? इतने अंतर करना है। अब देखो, अब एक एक करके कारक पढ़ो। जैसे मान लो जहां पे ठंडा बहुत ज्यादा पड़ता है, क्या तुम वहां पे रहना चाहोगे? क्यों नहीं रहोगे? वहां पे जीवन संभव नहीं है, बहुत दुर्लभ है। आप सरवाइव कर सकते हैं लेकिन बहुत कठिनाई से, तो वहां पे लोग नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए देख लो, ऊपर में बर्फ है, वहां पे जनसंख्या नहीं मिलेगा। नीचे में अंटार्कटिका महादेश पूरा बर्फीला इलाका है, वहां पे जनसंख्या नहीं मिलेगा। हम लोग भारत में चल जाइए, माउंट एवरेस्ट पर कोई रहता है वहां? जी, काहे नहीं रहता है? काहे कि वहां पे रहना संभव नहीं है। तो ये कौन सा कारक है? अपकर्ष की प्रतिकर्ष? प्रतिकर्ष है। समझ गए? अपकर्ष मतलब अपना तरफ लिया, इतने याद रखना। प्रतिकर्ष ऐसे याद आ जाएगा, ठीक। अपकर्ष अपना ओर आकर्षित करता है, तो ये प्रतिकर्ष है। तो देखो, जो भी ध्रुवीय प्रदेश है या पर्वतीय क्षेत्र है जहां बर्फ रहता है वहां पे लोग नहीं रहते हैं। जैसे अंटार्कटिका महादेश, फिर टुंड्रा। ऊपर में शीत को हम दो भाग में बांटते हैं, नीचे वाले को हाइड्रा कहते हैं, ऊपर वाले को टुंड्रा कहते हैं। तो इधर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है तो यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। भारत में आप कश्मीर वाले क्षेत्र में चले जाइए, कारगिल चले जाइए, सियाचिन चले जाइए, ये सब बर्फीला इलाका है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जनसंख्या बहुत तुमको कम मिलेगा। उसके बाद समुद्र तल से ऊंचाई। अगर तुम ज़्यादा ऊंचा पर पहाड़ पे जाओगे तो सांस लेने में दिक्कत होती है, वहाँ पे हवा कम हो जाता है। पिछले क्लास में आप लोग 11th में पढ़े हैं पिछले साल, ठीक। 4000 मीटर से जैसे ऊपर जाएगा तो हवा वहाँ पे कम होने लगता है, ठीक। ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो बताइए क्या लोग वहाँ पे रहना चाहेगा? तो वो कौन सा इलाका है? प्रतिकर्ष की अपकर्ष? तो वो हो गया प्रतिकर्ष, ठीक। अति उष्ण जलवायु, जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, जैसे हमने के थार वाला मरुस्थल राजस्थान में, सहारा रेगिस्तान क्या होता है? तबाह के गर्मी गिरता है। फिर हमने के पृथ्वी पर जो ये विषुवत रेखाई से जो गुजरा हुआ है वहाँ पे हमेशा गर्मी पड़ता है। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होगा? जनसंख्या कम रहेगा गर्मी के कारण। साथ ही साथ जहाँ पे खूब वर्षा होता है सालों भर, वहाँ पे भी जनसंख्या कम मिलेगा, क्योंकि वर्षा के कारण परिवहन वगैरह जो भी चीज़ है वो सब
रुक जाती है, कई सारी बीमारी सब भी फैलता है, फसल वगैरह सही से नहीं हो पाता है, तो जीवन यापन करना कठिन हो जाता है, तो वहाँ भी नहीं रहेगा। तो इन सब कारणों से वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। तो ये भी क्या हो गया, प्रतिकर्ष कारक, जिसके वजह से जनसंख्या उस जगह को छोड़ देगी। फिर है शुष्क रेगिस्तान। शुष्क रेगिस्तान में आ जाएगा तुमको वही सहारा वाला जो भी हम बताए ना, वही गर्मी वाला में कहो या शुष्क कहो, पूरा गर्मी है बालुआसा इलाका, तो उतना गर्मी को हम सहन नहीं कर सकते हैं। और इसका एक और खासियत है, मरुस्थलीय इलाका में दिन में जितने गर्मी करेगा रात को उतने दबा के ठंडा करता है, तो ना तो आप दिन में सरवाइव कर सकते हैं ना तो रात में, ठीक। तो वहाँ पे जीवन जीना मुश्किल है। तो वैसे क्षेत्रों में जनसंख्या कम मिलता है, जैसे कि अमेरिका में एक जगह है अरिजोना और कैलिफोर्निया, यहाँ पे नहीं मिलेगा, कम जनसंख्या मिलेगा। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल और कालाहारी, वहाँ पे भी कम है। एशिया में हमने के थार और अरब के जो क्षेत्र हैं मरुस्थल वाला है, तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या भी कम रहती है। और उसके बाद है वो कारक जो जनसंख्या की अपनी ओर खींचेगा कि आब हमरा भी आ तू जाएगा। तो सबसे पहले हमने के जीवन जीने के लिए जल तो चाहिए, हवा तो मिल गया, हर जगह मौजूद है, तब उठने से लेकर सुतने तक हम लोगों को पानी ही पानी चाहिए। तो जहाँ पे स्वच्छ जल की उपलब्धि होगा, जहाँ उपलब्ध रहेगा, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो अपनी ओर उसको आकर्षित करता है। तो ये हो गया अपकर्ष कारक। समतल उर्वर भूमि, पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, भोजन के लिए अनाज चाहिए, और अनाज के उत्पादन करने के लिए हम लोगों को भूमि चाहिए। भूमि अगर उर्वर हो और बराबर हो तो खेती करना आसान होता है। तो वैसे क्षेत्रों में खेती अच्छी होती है, जीवन जीना सरल होता है, इसलिए वैसे इलाकों में भी जनसंख्या अधिक होगा। हमने के देख लो भारत के जो मैदानी इलाका है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे है। फिर अगर कहीं पे शहरीकरण हो रहा है तो वहाँ पे भी जनसंख्या रहेगा, क्योंकि वहाँ पे रोजगार के अवसर हैं, हर तरह की सुविधाएं मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है। और उन जगहों पे भी जनसंख्या तुमको बेहतर मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, सघन में मिलेगा। क्लियर। और देखिए औद्योगिकरण, जब नए नए फैक्ट्री लगते हैं तो रोजगार मिलता है, और रोजगार के तलाश में लोग वहाँ पे जाते हैं, बस जाते हैं। आप लोग को 10th में पढ़ाए हैं, मैनचेस्टर को देखिए, फिर वहीं पे एक और था लंकाशायर को देखिए, ठीक। तो ऐसे कई सारे शहर हैं जिसका विकास किसके वजह से हुआ है, औद्योगिकरण से। आप टाटा नगर देख लीजिए हमने के, ठीक। या फिर कहाँ पे लगा था जी, जो टाटा कंपनियां लगा है झारखंड के तरफ। तो कई सारे ऐसे जगह हैं, शहर हैं जो जहाँ पे उद्योग लगा, उद्योग लगने से वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलने लगा, रोजगार की तलाश में लोग वहाँ गए, और आज वो पूरे के पूरे शहर हैं, ठीक। तो वो जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है, और जनसंख्या वहाँ पे सघन पाया जाएगा। उसके अलावा कहीं पे खनिज वगैरह मिल जाए तो खनन ही सब होगा, तो वहाँ पे भी जनसंख्या ज़्यादा मिलेगा। कोई सामाजिक सांस्कृतिक रूप से कोई स्थल महत्व रखता है, जैसे हमने का अयोध्या हो गया, ठीक, या मान लीजिए वृंदावन हो गया, या जैसे कि मक्का मदीना हो गया, ठीक। तो वो सब इलाके क्या हैं, धार्मिक स्थल हैं, सांस्कृतिक स्थल हैं, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो उस क्षेत्र में देखोगे कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहता है। देखिएगा कि गेबे नहीं किए हैं, तो जो भी जगह होगा शहर के रूप में होगा, वो जनसंख्या को अपनी ओर खींचता है। तो अगर कोई धार्मिक संस्कृति के रूप से भी महत्व रखता है कोई जगह, तो वहाँ पे भी जनसंख्या होगा। और एक है तुमको राजनीतिक कारक, ठीक। राजनीतिक कारक में दो बातें हैं, इसलिए हम उसको नहीं लिखे, समझ लो। जैसे हमने के पटना है, पटना के आकर्षण करने का, वो आकर्षक इसलिए भी है, हम लोग पटना इसलिए भी ज़्यादा जाना चाहते हैं क्योंकि जितने भी राजनीतिक कार्य होते हैं वो कहाँ से होता है, पटना से। अगर राजनीतिक काम अच्छा हो रहा है
तो जनसंख्या वहां पे जाएगा, रहेगा, सघन होगा। और अगर राजनीतिक कार्य गलत हो रहा है तो जो जनसंख्या रह रहा है वो भी हट जाएगा। अगर राजनीतिक कार्य के वजह से रोजगार मिल रहा है, उद्योगों की स्थापना हो रही है, तो जनसंख्या वहां पे जाएगा। लेकिन अगर राजनीति की वजह से युद्ध की स्थिति बन जाए तो जनसंख्या वहां से भाग जाएगा। तो ये प्रतिकर्ष का भी काम करता है और अपकर्ष का भी काम करता है। तो ये सब वो चीजें हैं जो जनसंख्या को अपनी ओर खींचता है। समझ गए? इसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग बिना किसी संकोच के पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता सकता हूं। बाकी हम लोग फिर जनसंख्या वृद्धि सब तो हम लोग पढ़े हुए हैं, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि सब बताए हुए हैं। तो उसी चीज को फिर से इसमें पढ़ना है, समझिए। क्लास खत्म की जाए, खत्म। अब जो इसमें नए नए चीजें लिखवा देते हैं, आपका क्लास खत्म।